सर कोई भी आंदोलन जब बढ़ता है जब उसमें कोई ठोस नेतृत्व हो। किसान आंदोलन से आप सीख ले सकते हैं। शुरू का जो 1-1.5 महीना था किसान आंदोलन, उसमें नेतृत्व का अभाव था। चीज़ों से भी इंटरलिंक करूँगा भाई, आप में से शायद आपके परिवार में से बहुत से आपके संबंधी या मित्र कॉरपोरेट सेक्टर में और जगह काम करते होंगे, तो वहाँ का कल्चर पता है क्या है? ठीक है, उनको ठीक ठाक इनकम मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है। सबसे पहली बात जो की जाती है ना, वो उनके अहम पर चोट मारी जाती है। अगर आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले से अगर आप देखो ना, तो आप देखना दिल से वो सेल्फिश नज़र आएगा। शायद उससे पहले वो इतने सेल्फिश नहीं होते थे। कॉरपोरेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का काम ये है, वो बंदे को सेल्फिश बना, मुनाफा कमाना। बस उसमें काम करने वाला जैसे तैसे बस मेरा काम निकल जाए, वो सेल्फिश बनाता है। और जब बंदा सेल्फिश बनता है तो वो राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल टूट जाता है। छोटी छोटी बातों से उसका देश में आत्महत्या की समस्याएं ये क्यों बढ़ रही हैं? इसका मेन कारण ये है कि उनके अहम के ऊपर चोट है। और जिसमें अहम होगा, गलत के खिलाफ वही उठ सकता है। जिसका अहम नहीं है ना, जो खुद में जिसमें आत्मविश्वास नहीं हो, गलत के खिलाफ कभी खड़ा नहीं। ये जो हमारी समस्या है, ये जो आज आई है, जो भाई ने बताया था, भाई ने शेयर के माध्यम से एक बात रखने की कोशिश की थी। एक घर जला, फिर दूसरा जला, फिर तीसरा जला। ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। असल ये समस्या 1991 से शुरू हो गई थी हमारे साथ। जिस समय निजीकरण इतना तेजी से बढ़ रहा था, जब भारत आज़ाद हुआ, तो जिन्हें आज हम PSU बोलते हैं, उस समय कहा गया था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं ये, इनके सहारे भारत का उत्थान होगा। और हुआ भी। जो हमने तरक्की की है, जो भी कुछ तरक्की की है, वो इन्हीं PSU के सहारे हमने किया है। सरकार हर साल आर्थिक सर्वेक्षण जारी करती है, उसके बाद केंद्रीय बजट आता है। तो सरकार ने पिछले 4-5 साल से क्या कर रखा है, ये टारगेट बना रखा है 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आसान भाषा में कहूँ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब सरकारी संपत्ति को बेचने का टारगेट है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जितना हमारा हम खर्चा करते हैं, वो हमारी आमदनी से कम है। हमारा घाटा है, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। बजट हमेशा घाटे में रहता है। तो किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, किसी ने इस खर्चे पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। वो क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के सारे इसको गैप को कम करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने एक लक्ष्य बनाया। जैसे आप देखते हो तो एक सेक्टर में कई PSU हैं। जैसे मिलिट्री के लिए अगर आप देखोगे तो कई हैं जो मिलिट्री के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। कोई हेलीकॉप्टर में है, कोई और किस में। सरकार ने टारगेट क्या रखा है कि एक सेक्टर में सिर्फ एक PSU रखेंगे, बाकी सबको बेचेंगे। तो सरकार ये आज कह रही है, कल को फिर भी अगर पूर्ति नहीं होती तो क्या करेगी? वो बाकी PSU को भी बेच देगी। शिक्षा में लगा लो, जो आपके प्रदेश में गेस्ट टीचर हैं, दूसरे प्रदेशों में बात करूं तो शिक्षा मित्र बोलते हैं उनको, वो क्या है? वो अग्निवीर है। बैंक कर्मचारी पहले सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे। आज क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट बैंक में अगर आप देखो KCC लोन के ऊपर, और जी जो इंटरेस्ट लोन देते हैं, जो घूम के आपको होम लोन वगैरह इनकी टर्म कंडीशन समझाते फिरते हैं, वो सारे प्राइवेट हैं। पुलिस में क्या है, होमगार्ड एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होते थे, जो इलेक्शन वगैरह के लिए उस वक्त के लिए होते थे। आज उनकी तादाद कितनी बढ़ रही है? तो पुलिस में होमगार्ड क्या है? अग्निवीर है। यह आपको लगता है कि आप तक समस्या आज आई है तो ये समस्या आज की है? ये समस्या आज की नहीं है, यह समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। हम उस वक्त चेतना में नहीं थे, हमें चेत नहीं था कि यह समस्या हम तक भी आएगी, लेकिन ये समस्या आज हम तक आ चुकी है। दूसरी बात, मैं कोशिश करता हूँ भाई, आप सब जैसे छात्र हैं, तो छात्र के पास इतना समय होता है कि वो इन सब बातों पर चर्चा करें। लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, आपकी निजी जीवन शुरू हो जाएगा, तो इतना आपके पास ना तो समय रह जाता है कि आप उन बातों पर चर्चा करें। ठीक है। और दूसरा, फिर समाज में उलझने इतनी है, आप उन्हीं में उलझ के रह जाते हो, ना तो आप इन समस्याओं पर चर्चा कर सकते हो और ना इन समस्याओं के लिए समय निकाल कर लड़ सकते हो। तो भाई छात्रों से मेरा आह्वान है, आप सब छात्र हैं, आप इन चीज़ों पर बार बार बहस करो, मिलो, बैठो, मीटिंग करो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप DYO से हो, DSO से हो तो आप आ जागे तो शायद हम इकट्ठे हो गए। आप यहाँ से अपना संगठन को मजबूत करो, सभी भाइयों से मिलो, जब भी संगठन इन सब को जोड़ो तो संगठित होंगे तो ही विरोध करेंगे। और हमारे पास विरोध का कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई। आगजनी करना एक मूर्खता ही है, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे से मनी हुई चीज़ें हैं। अगर उनको चढ़ाएंगे, वो सरकार कहाँ से पूरा करेगी? हमारी जेब से पूरा करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, GST में स्लैब बढ़ा देगी और कुछ कर देगी, वो निकलेगा हमारी जेब से। दूसरी, जो इस आंदोलन में जो TOD के खिलाफ चल रहा है, ये सारे बच्चे कौन हैं? ये सारे बच्चे हैं 17 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के युवा।
उनमें नेतृत्व का अभाव होता है, उनमें नेतृत्व का अभाव होता है। कोई भी आंदोलन जब बढ़ता है जब उसमें कोई ठोस नेतृत्व हो। किसान आंदोलन से आप सीख ले सकते हैं। शुरू का जो 1-1.5 महीना था किसान आंदोलन, उसमें नेतृत्व का अभाव था। आप देख रहे थे कहाँ पर तोड़फोड़ हो रही थी और कुछ हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें नेतृत्व का अभाव था। और जैसे जैसे संगठन उसमें शामिल हुए, लोगों ने चीज को समझा, जैसे जैसे उसमें शामिल हुए, 1-1.5 महीने के बाद वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से जाके बैठ गए। यहाँ तक कि कहीं जगह मिली वहाँ आलू बो दिए, कहीं कुछ दे दिए। सरकार ऐसे नहीं झुकती भाई। सरकार को जब ये पता लग जाता है कि भाई ये इनके हौसले मजबूत हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे, उस वक्त सरकार झुकती, इतने नहीं झुकती। उन्होंने देख लिया था किसान का क्या है कि जो खेती है वो पीरियडिक इम्प्लीमेंटेशन देती है आपको। 3 या 4 महीने का ही रोजगार होता है कृषि में, उसके अलावा रोजगार नहीं होता कृषि में। तो किसान वहाँ डटे रहे, जैसे ही काम था उनमें से कुछ घर चले जाते, अपनी रुपाई बिजाई जो भी कुछ करना था फिर वापस आ जाते। मतलब लड़ाई लंबी लड़ी जब जीते। और सरकार को इस बात का पता था। सबसे पहली बात तो है आपके ही परिवार से बच्चे होंगे जो ये करते होंगे, आप उनको नेतृत्व दे सकते हो, उनको सही राह दे सकते हो। इसमें किसी भी आंदोलन का जो समाज पर फर्क होता है ना, जैसे किसान आंदोलन के बाद जो समाज के ऊपर फर्क हुआ, आप सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपने देखा भी होगा, जो खेती था, जो कल्चर था ना, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था, मरने के कगार पे था। अब देखते हो यहाँ स्वैग में घूमते हैं, कोई भी कृषि के करने के, खेती करने के मूड में नहीं था। लेकिन किसान आंदोलन ने सूरत बदल दी, युवा एक बार फिर से खेती की तरफ आकर्षित हुआ। तो कोई भी आंदोलन जो होता है, घटित होता है, उसका कुछ न कुछ समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ सबसे, इससे सरकार चेते ना चेते, वह सोचे बिना ही हमें मजबूत होकर एक बार खड़ा होना चाहिए। इससे और कुछ नहीं, समाज में एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, एक लीडरशिप की जो क्वालिटी आती है ना, आप जब मंच पे खड़े हो गए, जैसे आप, मैं जानता हूँ, मैं भी आप में किसी समय छात्र था, आप सब में शायद बोलने का और वो करने का एक बैठी हुई है कि मैं बोलूँ नहीं गा, मैं नहीं कहूँ। शायद हो सकता है आप लोगों के पास मेरे से भी अच्छे विचार हो, क्योंकि मैंने तो बहुत समय पहले पढ़ा था, वो पढ़ाई भी छोड़ दी। लेकिन अभी आप तो अभी भी शिक्षा में हो सकता है आप सब में मेरे से भी अच्छे विचार हो, लेकिन एक भय के कारण आप बोल नहीं पा रहे हो। तो भाई 5-10 भाई है यहाँ पर, कोई ज़्यादा नहीं है, आप कोशिश करो। मैं तो बार बार वहाँ खड़ा होकर भी कह रहा था कि भाई कोई आओ, बात रखो। 1 बार 2 बार नहीं रखोगे, तीसरी बार आपको बोलना आ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और कोशिश तो ये किया करो भाई, अगर आप इतने भाई इकट्ठे हो ना, तो बाहर जाके किया करो, क्योंकि यहाँ पर तो आप स्टूडेंट को इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जो बाहर का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो सरकार ने किस तरह डिवीज़न कर रखा है। सरकार क्या बोलती है, जो अपने छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको क्या बोलती है कि भाई तुम तो कमाते हो, तुम टैक्स देते हो। जो किसान मजदूर तबका है उसको हम क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। मतलब कि आपके पैसे के ऊपर वो पड़ रहे हैं। किसान उनको सरकार बोलती है ये व्यापारियों को, दोनों के बीच में दरार पैदा। किसानों का क्या बोलती है, किसानों को बोलती है भाई तुम तो मेहनत खूब करते हो, लेकिन जो तुम्हारे को हम MSP नहीं दे पा रहे और नहीं दे पा रहे, इसका कारण क्या है, ये बिचौलिए हैं। बिचौलिए कौन है? ये छोटे मोटे व्यापारी ही बिचौलिए हैं। असल में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना इसका गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ डिवीजन क्रिएट करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखती है, ताकि जब भी चुनाव हो, इस तरह का आंदोलन हो या कुछ भी हो, तो ये दोनों साथ में ना हो। अब भी अगला जो अटैक होने वाला है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे एक माला होती है ना, उसमें एक मोती होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, एक सारा चेन सिस्टम है। इसके बाद क्या होने वाला है, ये तो हो गया बाई चांस, ये मान लो कि एक बार लागू हो गया, हमने विरोध किया और नहीं हुआ। अगला सिस्टम क्या होने वाला है, अगली जो चोट होगी ना, वो व्यापारी वर्ग पर होगी। कैसे होगी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ दिल्ली में। क्यों हुआ? उस वक्त मैं दिल्ली में ही रहा गया। 2013 में दिल्ली में एक प्रस्ताव पास हुआ कि जितने भी ये गली मोहल्लों में दुकान होती है, क्योंकि दिल्ली 2 ही चीज़ों पे चलती है। दिल्ली में सारे हेड ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर हैं, शिक्षा के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। एक तो रेंट के ऊपर, भाई रेंट के ऊपर कमरा दे दिया, उनकी आय, जीवन की आय का साधन है एक तो रेंट। दूसरा ये दुकान, छोटी मोटी कॉर्नर पे दुकान होगी, किराने की, परचून की, कोई कन्फेक्शनरी होगी। अगर इनको हटा दिया जाए ना, तो दिल्ली भूखी मर जाएगी। सरकार ने फरमान जारी किया कि ये जो भी जितनी भी दुकानें होती हैं, ये दुकानें अलाउड नहीं है, क्योंकि ये घर के कनेक्शन से चलती है, इनके लिए कमर्शियल वो होना चाहिए। इसलिए सामान यहाँ नहीं बिकेगा। उस वक्त नया नया कंसेप्ट आया था, 2009-10 में कंसेप्ट आया था। अगर आप शहर में घूमने फिरे हो तो ईबीएच का, रिलायंस फ्रेश का, मॉल मार्ट का ये कंसेप्ट आए। तो सरकार का सीधी इंडिकेशन क्या थी कि भैया जो चीज़ यहाँ बिक रही है ना, ये यहाँ नहीं बिकेंगी, ये वहाँ बिकेंगी, रिलायंस फ्रेश में, मॉल मार्ट में, ईबीएच में बिकेंगी। कहने का मतलब क्या है, सीधा
कि भाई पूंजीपति के हक में फैसला था वो। उसका विरोध किया अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, उनकी एक लंबी कहानी है, 10-15 साल का उनका संघर्ष है। इस अन्ना हजारे आंदोलन 2011 के बाद उनको थोड़ा फेम भी मिला।